तो बहुत लोग कहते हैं कि साइंस, मैथ्स और स्पिरिचुअलिटी बहुत कनेक्टेड है। आप इससे कितना सहमत हो? ये वास्तविकता में कनेक्टेड है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो साइंस है ये स्पिरिचुअलिटी की ब्लेसिंग है। वो बात अलग है कि हम इसका दुरुपयोग भी करते हैं, पर साइंस उसी से एक पोइट भी पैदा होता है। पोइट भी डिस्कवरी ही करता है, बहाव सा यही पोइट्री है। और ऐसे ही साइंटिस्ट हैं, पर साइंटिस्ट जो हैं तर्क के साथ एक कड़ी जोड़ देते हैं जो कि जनमानस के सामने आ जाती है। कि जो 16 आने सच्ची बात, इसको आप कैसे मतलब कनेक्ट करते हो स्पिरिचुअलिटी के साथ? अंत से अनंत की एक यात्रा होती है। जैसे हम कहते हैं कि किसी इंसान की डेथ हो गई, ऐसे अंत से अनंत की जो यात्रा है वो 64 ये जो मुहावरा है 16 आने सच्ची बात, इसमें बखूबी दिखता है। मतलब अगर किसी ने अपनी रिदम फाइंड करनी है, मुझे लाइफ में क्या चाहिए और मैं किस पाथ पे जाऊं कि मुझे अच्छा मतलब सक्सेस मिले, आउटर भी एंड इनर भी, तो हमें सोर्स के पास जाना पड़ेगा। हमारे सोर्स को हम कैसे कनेक्ट कर पाए, और क्योंकि ऐसी चीज नहीं होती है जो मैंने जैसे पहले बोला है ना, क्योंकि जो हम जैसे अभी हमारे जो शरीर की बनतर है, इसमें हमारी जो दशो इंद्रियां हैं ये बाहर देख रही हैं, और 5 उसके बाद इमोशंस है, उसमें 5 इमोशंस जो एयर से बनती हैं, वो सारे बॉडी ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई हैं 5 एयर से, ठीक है। तो इस रिदम में ये चलता है और 64 के बाद सारी चीजें रिपीट होनी शुरू हो जाती है। करेक्ट ना? तो ये कैसे जो 64 है मैथ्स के साथ, मतलब ये जो स्पिरिचुअलिटी कैसे कनेक्ट करता है इसको 64 को? ऐसे ही जो जीवन है ये यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है। ये पता नहीं हमने और कितने जन्म लेने हैं जब तक हमने शून्य नहीं हो गए, जब तक हम उस रिदम तक नहीं पहुंच पाए, यहां पे जाके हम सब रिदम भूल जाएं या सब रिदम पा लें, तब तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा। मुझे एक बार बताया था कि जो ई चिंग चाइनीज बुक है उसमें काफी ज्यादा बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हमें मिल जाते हैं जो डेली लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्या 64 नंबर से भी हम इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं? हम 3D में घूम रहे हैं, तो 5th D 5D जो है ये कोई बड़ी चीज नहीं है, वो छोटी होने वाली है। ओम साईं राम। दोस्तों, कहते हैं यूनिवर्स में हर चीज कनेक्टेड है। लाइफ जितनी सिंपल लगती है एट द सेम टाइम बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड पजलिंग लगती है। एंड इस लाइफ को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए, अनपजल करने के लिए वी आर हियर ऑन द चैनल अनपजलिंग अवर लाइफ, जहां पे आज हम 16 आने सच्ची बात इस मुहावरे पे चर्चा करेंगे। एंड वी आर हियर विद लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव टगर रिटायर्ड, जिन्हें राइटिंग का बहुत शौक है और उन्होंने बहुत सारी अमेजिंग बुक्स लिखी हैं लाइक कॉस्मिक सॉन्ग्स एंड मर्मर्स ऑफ अ यूनिफॉर्म क्लॉक्ड हार्ट, जिन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा रिकॉग्निशन भी मिला है। सो वेलकम सर। ओम साई राम। सबसे पहले तो सर मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने इतना कंट्रास्ट फील्ड कैसे चुना? एक्चुअली बचपन से ही मेरा जो अपब्रिंगिंग रहा, ऐसी जगह से रहा जहाँ पे अध्यात्म की बहुत गूंज थी, डेरा बाबा नानक, और वो हमारे दिनचर्या का एक हिस्सा था। और साथ में मैं थोड़ा सा खोजी प्रवृत्ति का भी हूँ, तो साइंस और मैथ में मेरा बचपन से इंटरेस्ट रहा, तो ये दोनों फील्ड चलती रही। और जब मैं फौज में आया, वहाँ पे भी आके इंजीनियर बन गया, तो ये चीज़ मेरी कभी छूटी नहीं, क्योंकि एकांत का और अलग अलग लोगों का अलग अलग जगह पे जाके पैन इंडिया सब का सुमेल सा बन गया। तो जब कभी भी मैं अपने आप को अकेला पाता तो बुक्स में, स्क्रिप्चर्स में इन्हीं चीज़ों को ही खोजता रहता। और अपनी जिम्मेवारी के अलावा जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मैं अपने आप को खोजने की कोशिश करता था स्क्रिप्चर्स के थ्रू। तो ये
एक सिलसिला सा चलता रहा और मेरी यात्रा ये निकलती रही आगे की। मुझे पता भी नहीं चला कि कब फौज में 22 साल हो गए, 4 स्टार ट्रेनिंग। और फिर मेरा मन बना कि अभी मैंने जितना बखूबी अपना काम कर सकता था फौज में किया, अभी कुछ खुद को खोजने के लिए और बाकी है। तो लिखने का जो शौक था उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारे आर्मी एक्ट के अंडर आके काफी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है, कई चीजों की लिखने की क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं। तो मैं उन चीजों से थोड़ा सा आगे नहीं लेके जाना चाहता था, और तो मैंने कहा अभी थोड़ा सुगमता से अपने आप को खोजते हुए और जो भी लिखना फ्रीली लिखते रहो। बिकॉज मेरा लिखना वैसे कोई डिफेंस सब्जेक्ट्स के ऊपर था नहीं, इसलिए इतनी मुश्किलात का तो सामना नहीं होना था, पर फिर भी क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए फिर मैंने आके जब आया बाहर तो फिर खुल के ये काम किया। सो अमेजिंग सर। जैसे कि कहते हैं कि कई लोग तो ये भी बोलते हैं, जैसे आपने मैथ्स बहुत डीपली पढ़ा है, तो आप हमें बहुत बेटर समझा सकते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी है, क्या मैथ्स और साइंस से हमें सच में इतनी डीपली कनेक्ट करती है वो? हाँ, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था कि साइंस अलग चीज है और स्पिरिचुअलिटी अलग चीज है। वैसा है नहीं, क्योंकि साइंस जो है मैं समझता हूं कि स्पिरिचुअलिटी की ब्लेसिंग है। जो कहते हैं ना कि जब कोई चीज सरफेस पे आती है तो वहां पे आके जब आप उसका एक स्वरूप देखते हैं तो वो चीज जो है स्पिरिचुअलिटी से, डिविनिटी का एक रूप है साइंस। और ये तो हमारे ऊपर है, हम इसका उपयोग या दुरुपयोग करें। पर मेरे मायने ऐसे हैं कि एक साइंस हमारे लिए एक ब्लेसिंग का रूप लेके आई है। और साइंस कोई अलग चीज नहीं है, साइंस इज डिस्कवरी बेसिकली। और डिस्कवरी के ऊपर जब हम एक नई कड़ी जोड़ देते हैं तो वो इन्वेंशन बन जाती है। सो जैसे कि सर आपके जो सब्जेक्ट्स थे मैथ्स साइंस, तो बहुत लोग कहते हैं कि साइंस मैथ्स और स्पिरिचुअलिटी बहुत कनेक्टेड है। आप इससे कितना सहमत हो? मैं कहूँगा बहुत कहते हैं कि कनेक्टेड नहीं है, पर ये वास्तविकता में कनेक्टेड है। क्योंकि मैं समझता हूं कि जो साइंस है ये स्पिरिचुअलिटी की ब्लेसिंग है। वो बात अलग है कि हम इसका दुरुपयोग भी करते हैं, पर साइंस है क्या, ये भी एक अपने आप में डिस्कवरी ही है। डिस्कवरी के ऊपर जब भी कोई नई कड़ी जुड़ती है उसको हम आविष्कार का नाम दे देते हैं। उसी से एक साइंटिस्ट पैदा होता है, उसी से एक पोइट भी पैदा होता है। पोइट भी डिस्कवरी ही करता है। अपनी थॉट को पोएट जो वैसे नहीं कह सकता है कि कोई बुरा मान जाएगा या कुछ ऐसा है, उसको वो कह देता है बस, क्योंकि उसको पता है कि उसके जहन से आई है और इसमें कुछ अपना ही एक हार्ट टू हार्ट वाइब जनरेट होगा। एक बहाव सा है, यही पोएट्री है। और ऐसे ही साइंटिस्ट हैं, पर साइंटिस्ट जो है तर्क के साथ एक कड़ी जोड़ देते हैं जो कि जनमानस के सामने आ जाती है। तो इसलिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी जो है अपने आप में एक रिदम के साथ ही बंधे हुए। और ये रिदम का जो फलसफा है ये बहुत अजीब है, ये किसी चीज से भी छूटा नहीं है। जब हम खुद की रिदम को समझ लेते हैं तो जिंदगी में एक फ्लो स्टेट में आने से हमारा जिंदगी में क्या बनता है वो हम बखूबी खुद ही जान सकते हैं, क्योंकि वही जिंदगी जीने का एक हमारा मकसद होना चाहिए। और अल्टीमेटली वहीं पे आके हमने टिकना भी है। इसीलिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी जो है दिखने में चाहे अलग नजर आते हैं, लेकिन इनका जो गहरा नाता है उसको हम अलग नहीं कर पाएंगे। और आज के मुहावरे के ऊपर हम इसी के ऊपर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तारें जोड़ेंगे। आप देखोगे कि कैसे एक यूनिवर्सल रिदम
हर चीज में सम्मिलित है, और कैसे हमने उस रिदम के बीच में अपने आप को ढूंढते हुए अपना अस्तित्व ढूंढना है। सो सर, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि जो 16 आने सच्ची बात, इसको आप कैसे मतलब कनेक्ट करते हो स्पिरिचुअलिटी के साथ? स्पिरिचुअलिटी में अंत से अनंत की एक यात्रा होती है। जैसे हम कहते हैं कि किसी इंसान की डेथ हो गई, फिजिकल डेथ हो गई, मैं किसी डेथ को डेथ मानता नहीं हूं, क्योंकि एक जर्नी है, और उसके बाद में फिर पूर्व जन्म की बात करते हैं। ऐसे अंत से अनंत की जो यात्रा है वो 64, ये जो मुहावरा है 16 अन्य सच्ची बात, इसमें बखूबी दिखता है। क्योंकि अब देखिए, हाँ यहां पे लिखा हुआ है ये वाला, इसमें आप देखिए जैसे जैसे हम इसको डबल करते जा रहे हैं तो आप देखोगे एक से शुरू हुई चीज यहां पे आके फिर एक पे पहुंच गई, 64 पे आके, और उसके बाद में फिर वही रेपिटेशन होती रहेगी। फिर 2, 4, 8, ये डिजिटल सम जो भी नंबर आएगा, 7, 5, फिर 1, ऐसे चलता रहेगा ये, और ये अनंत तक अनंत इन्फिनिट इसमें ये चीज चलती रहेगी, ये सीरीज चलती रहेगी। इसीलिए 64 शायद हमारे बड़े बूढ़ों ने, हमारे पूर्वजों ने इसीलिए इस मुहावरे को चुना कि शायद किसी को इससे भनक मिल जाए और वो अपने आपकी रिदम को ढूंढने की कोशिश कर ले। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें सृष्टि में, बहुत सारी चीजें पूर्वजों ने हमारे सामने ऐसी छोड़ी हुई हैं जो इवन हम अपने मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर या मस्जिद में जाते हैं, वहां से भी तो हमें यही वाइब तो लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सबके साथ कैसे जुड़े हुए, और अंत में क्या होगा, यही तो वाइब जो है यहां पे भी हमें मिल रही है। और ये जो रिदम है, इसी को और गहराई में हम जैसे जैसे चर्चा बढ़ेगी तो इसको हम देखते हैं कैसे बनती है आगे बात। ओके सर, मैं इसके बारे में पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले मेरे को ये जानना है कि जैसे आप बोल रहे हो कि अपनी रिदम फाइंड करना, उसका क्या मतलब है? खुद की, क्या हर एक इंसान की अपनी रिदम होती है और वो कैसे फाइंड कर सकता है? हाँ, ये जो चीज है, जैसे आप देखो, एक मूल रूप एक सुप्रीम एनर्जी है, वहां से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पानी, पानी से धरती निकली। और हम पता है कि धरती जो है स्टेशनरी है, फिर जो पानी है वो रेंगता है, आग थोड़ी सी ऊपर उठती है, और फिर उसके बाद में जो हवा है हमारे आबो हवा एटमोसफेयर में चारों तरफ है, और आकाश ऊपर नीचे सब जगह विद्यमान है। तो बड़े से छोटा ऐसे निकलता आ रहा है, और कोई भी करंट की जो डायरेक्शन होती है ना, अपने सोर्स की तरफ होती है। जैसे अगर बिजली का स्विच आपने बंद कर दिया ना, तो आप देखोगे पंखा या लाइट कुछ नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही ऑन किया तो जो आयंस हैं उसकी तरफ, स्विच की तरफ जाते हैं। इसलिए डायरेक्शन जो है सोर्स की तरफ ही रहती है। और ऐसे ही चीजें तो, इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है वो तो, जो यूनिवर्सल सुप्रीम एनर्जी है वो तो विद्यमान है। हमने अपने सोर्स की तरफ बढ़ना है, और सोर्स जो है बड़ा है, फैला हुआ है, तो इसीलिए एक्सपेंशन का नाम, सटलिटी का नाम, जो हमने खुद में ढूंढनी है उसी का इनाम रिदम। और हर एक को अपनी रिदम ढूंढने से ही एक उस चीज का एहसास होगा और एक खुद को पता चलता है। मतलब अगर किसी ने अपनी रिदम फाइंड करनी है, मुझे लाइफ में क्या चाहिए और मैं किस पाथ पे जाऊं कि मुझे अच्छा मतलब सक्सेस मिले, आउटर भी एंड इनर भी, तो हमें सोर्स के पास जाना पड़ेगा। नॉट एग्जैक्टली सोर्स, अभी ये क्योंकि बहुत डिफिकल्ट से सोच में क्वेश्चन सा लगता है कि कैसे अंदर, हमारे अंदर हमारे सोर्स को हम कैसे कनेक्ट कर पाए। और क्योंकि ऐसी चीज नहीं होती है जो मैंने जैसे पहले बोला है ना, क्योंकि जो
हम जैसे अभी हमारे जो शरीर की बनतर है, इसमें हमारी जो दशो इंद्रियां हैं ये बाहर देख रही हैं, और 5 उसके बाद इमोशंस है, उसमें 5 इमोशंस जो एयर से बनती हैं, वो सारे बॉडी ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई हैं पांचों एयर्स। ठीक है, जो पांचों एयर्स हैं उसमें जैसे प्राण, अपान, व्यान, उड़ान, समान, ये पांचों एयर्स जो हैं अलग अलग, जैसे प्राण है, ये हमारे हृदय से चलते हैं ऊपर की तरफ, उड़ान गले से ऊपर की तरफ, अपान नीचे की हवा, समान जो है हमारे समानता को लाती है, नाभि के पास में इसका रहता है। तो ऐसे व्यान जो है सब तरफ फैली हुई हवा, जिसको लव भी डेफिनेशन के साथ जोड़ा जाता है। ऐसे ये इमोशनल हमारा एक कोश है। इन सब से उठ के जब हम मन के अंदर, जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतकरण तक पहुंचते हैं ना, तो वहां से हमारा अंदर की रिदम पता चलेगी। उसके ऊपर जब हम मन के ऊपर कंट्रोल रखेंगे, तब अंदर की रिदम हमारे पास आनी शुरू होती है। 64 में भी उसका कुछ जिक्र आएगा। सो अभी 64 की तरफ चलते हैं। लाइक जैसे आपने बताया कि 16 आने सच्ची बात, तो इस रिदम में ये चलता है और 64 के बाद सारी चीजें रिपीट होनी शुरू हो जाती है ना। तो ये कैसे, जो 64 है मैथ्स के साथ, मतलब ये जो स्पिरिचुअलिटी कैसे कनेक्ट करता है इसको, 64 को? ये अंत से अनंत की यात्रा बताता है, और क्योंकि ये कंटिन्यूटी चलती जा रही है, ये सीरीज, ऐसे ही जो जीवन है ये यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है। ये पता नहीं हमने और कितने जन्म लेने हैं, जब तक हमने शून्य नहीं हो गए, जब तक हम उस रिदम तक नहीं पहुंच पाए, यहां पे जाके हम सब रिदम भूल जाएं या सब रिदम पा लें, तब तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा। और ये इसमें लाइक इस जो डायग्राम आपने रिप्रेजेंट यहाँ पे किया, इसके साथ कैसे ये कनेक्टेड है? इसमें तो बहुत कुछ है। आई थिंक उचित रहेगा अगर आप मुझे स्टेप वाइज पूछें, ताकि मैं इसको सेगमेंटाइज करके आपको अच्छी तरह से इस चीज के बारे में बता पाऊं। जैसे आपने मुझे एक बार बताया था कि जो ई चिंग चाइनीज बुक है, उसमें काफी ज्यादा बहुत सारे जैसे ऐसे सॉल्यूशंस हमें मिल जाते हैं जो डेली लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्या 64 नंबर से भी हम इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं? ई चिंग में क्या है कि आप हमारी लाइफ की किसी भी सर्कमस्टांस, किसी भी क्वेश्चन का जो है उसमें जवाब ढूंढ सकते हो, क्योंकि उसमें ये ट्रेडिशन है कि उसमें ये जो डिटेल्स है ना, यहाँ पे मैं आपको बताता हूं। ये 8 जैसे ट्रायग्राम बने हुए हैं। अभी ये एक फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो नीचे जैसे उनका नंबर हमने रिप्रेजेंट कर दिया 000, ये पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, ये किस चीज की डायग्राम है? ये हमारे यहाँ पे इन्हीं से ही चाइनीज हेक्साग्राम्स बनेंगे जो 64 बनते हैं। जैसे 2 से ये हमने ये पहले ये 3-3 का हमने बनाया, ये टोटल 2⁻³ जो 8 है, यहाँ पे हमने डिपिक्ट किया है। यहाँ पे जब इसको स्क्वायर कर देते हैं, 64 में पहुंच जाते हैं, तो इसका हायर नोट बन जाता है। उससे एक चेस बोर्ड लगा लो, चाहे ई चिंग का ले लो, आप पूरा का पूरा उसमें जो रिदम है इस यूनिवर्स में अवेलेबल, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। यही लैंग्वेज जो है जो अनंतता की तरफ चलती है, तभी हमारा कंप्यूटर सिस्टम, हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग, हमारा क्वांटम फिजिक्स, और बहुत सारे कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारे फिबोनाची नंबर, नेचर कैसे चलती है, ये सारा ये इसी रिदम के साथ में ही जुड़ा हुआ है, और इन्हीं नंबर्स के बीच में ही है। कभी हम इसको पिक्टोग्राफिक रूप में बोल देते हैं, कभी हम इनको लाइट ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स के रूप में ये पिक्टोग्राफी है। हाँ, इस पिक्टोग्राफी कह सकते हैं, फिगरेटिव फॉर्म में बताया हुआ है। और इसी को ही एक के साथ में जो बाकी सब जोड़ दे जाएंगे, तो हम एक के आगे 8-8 बनते जाएंगे, तो टोटल जो इसमें, जैसे इधर का आप देखो ना, पहले 4 का सेट और दूसरा 4, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो जब ये 4 का 8 बना, डबल हो गया। ऐसे ही 8 के जब हम इसको एक के साथ में
और बाकी 7 जोड़ेंगे तो ये टोटल इसके ऊपर जैसे इसको सुपर इम्पोज कर देंगे तो ऐसे टोटल 64 बन जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेज जो है 64 पे आ जाती है। और जब हम ये सीरीज देखते हैं तो 64 के बाद में रेपिटेशन शुरू हो जाती है। तो हमारे जो आंसर्स छुपे हुए हैं, इसीलिए वो सारे के सारे इन्हीं रिदम के बीच में मिल जाते हैं। तो जिस तरह की भी कोई परिस्थिति आएगी, किसी तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, उस पर्टिकुलर मोमेंट में जब हम डाइस फेंकेंगे तो जो एनर्जी है वो अपने बता देती है, जो उस जगह पे अवेलेबल होगी, कि इसका इस स्टेज पे मायना क्या है। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम इन प्लेस जो होती है, टाइम एंड स्पेस के बीच में जो एक एनर्जी होती है वो एक ही मौजूद होती है। तभी तो हम जब पैदा होते हैं तो एक हमारा एक तरह का एक समझ लीजिए कि फोटो शॉट हमारा बन जाता है। बिकॉज उस समय जो एनर्जीज प्लैनेट्स की हमारे ऊपर पड़ती हैं, एक हमारा एक ब्लैक समझ नेगेटिव फिल्म बन गई, उसी ने ही आगे बढ़ना होता है लाइफ में। इसीलिए हर एक सोल का एक लग्न चार्ट बनता है, जिससे कि उसको पता चलता है कि पूरा का पूरा उसने किस तरह से फलित रूप लेना उसको चाहिए, कैसे बन सकता है मैक्सिमम। क्योंकि हर एक की अपनी क्षमताएं होंगी, हर एक की अपनी कुछ खूबियां होंगी, और उसका उन्हीं के बीच में ही उसने गाना होगा अपनी जिंदगी को। ये फलसफा, इसी को थोड़ा समझते हुए, थोड़ा गाते हुए, और आगे महसूस करेगा इंसान खुद ही। जब उसको लगेगा कि हाँ मेरी अपनी खुद की लहर आ गई है, तो खुद ही वो खुश रहेगा। बिकॉज ये लहर तब है जैसे एक फूल है, अभी जब वो एक बीज के रूप में होगा, फिर आगे पत्ते निकलेंगे, फिर उसके अंदर से टाहनियां बनी है, और फिर कलियां बनी, कलियों के बाद में उनके पंखुड़ियां बनी, फिर कहीं जाके स्मेल आती है। लेकिन अगर हम स्मेल से पूछें कि कैसे पैदा हो गई, तो स्मेल तो ऐसे नहीं है, वो तो पूरा का पूरा जर्नी था, एक सीड से था। तो हम बाहर से तो कुछ भी महसूस कर पाएंगे, लेकिन सोर्स उसका कहीं अंदर ही है। जब हम सोर्स की तरफ अपनी यात्रा बनाएंगे, एक एक करके चीज छोड़ते जाएंगे, तो अपनी रिदम खुद ब खुद बराबर है। पावर सेक्रीफाइस में है, कॉन्शियस सेक्रीफाइस में है। यही है हर एक रिदम बताती है। और 64 की भी लैंग्वेज यही है कि हमने अपनी रिदम पहचाननी है, एक एक करके कॉन्शियसली। जो हमने अपने करेक्टर को बाहर दिखाया हुआ है अपनी इंद्रियों के थ्रू, जिन जिन चीजों को हमने जोड़ रखा है, उनको फिर कॉन्शियसली छोड़ना है। सो बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि 64 बहुत कुछ कहता है, जैसे कि, और ये जो नंबर है ये अब बाइनरी में, और अगर ये हम कंप्यूटर लैंग्वेज, राइट, ये कंप्यूटर लैंग्वेज में और ये पिक्टोग्राफी में सेम चीज रिप्रेजेंट कर रही है। करेक्ट। ये देखिए ना, इसमें यही नंबर जो है 01, जैसे ये टोटल, ये 0 1 10 11 सारा ये जो है सारा, ये उसके बाद में 0 1 2 3 4 5 6 7 पे बदल गया। इसी को अगर आप बाइनरी में देखेंगे तो ये यहाँ तक जाता है, इसमें रेपिटेशन हो रही हैं यहाँ पे आके। तो ये देखिए 0 से लेके 1 तक 7 बनता है ना। उसके बाद में 8वां आ गया, इसीलिए खुद को डालने के बाद में ये 8 बिट की एक बाइट बन जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन चलता ही रहता है, ये सिलसिला। इसीलिए कंप्यूटर की लैंग्वेज में यही है। आज हम 100% पे आ गए, लेकिन पहले जो 16 आने चलता था, 1 रुपया, 16 आने मतलब 16 इंटू 4 पैसे, 64 पैसे, 64 पैसे का 1 रुपया था। तो वहां पे भी हमें पूर्वजों ने यही बताया कि 1 रुपया 64 पैसे के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें भी हमें अनंतता की तरफ जाने का एक संदेश था, जो हम भूल गए अभी। क्योंकि आज हमें 100% की तरफ ज्यादा, 100 पैसे की तरफ ज्यादा सिखाया जा रहा है, उसी की लैंग्वेज में हम सीख रहे हैं। पर जो लोग इस भाषा को जानते हैं वो तो इंटरनेट से खेल रहे हैं। जो लोग जानते हैं वो तो क्वांटम कंप्यूटिंग में उधर पहुंच रहे हैं। वो क्या आप एग्जांपल के साथ बता सकते हैं? मैंने बताया, जैसे आज का आप देखते हो, कोई जैसे जब इनकी मेमोरी की बात आती है कंप्यूटर में, तो आप जीबीज में बोल रहे हो ना, तो क्या है 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB, ऐसे ही चल रहा है ना। तो इसी रिदम के ऊपर ही बोल रहे हैं वो, उसमें तो हमने सब कुछ सुगमता से इसी तरह से डाल रखा है, इसी रिदम में डाल रखा है, क्योंकि आंसर तो इसी में ही है ना सारे। ये चीज है। सो अगर सर स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन 64 से इतना ज्यादा है, तो 64 का कनेक्शन नेचर से भी होगा ही डेफिनेटली,
कि आप कुछ ऐसा बता सकते हैं कि नेचर से ये कैसे कनेक्टेड है? नेचर से आप सेक्रेड ज्योमेट्री के बारे में बहुत सुना होगा। हम्म, सेक्रेड ज्योमेट्री में सर्कल्स जो है, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज साइक्लिक हम्म, और साइक्लिकल ऑर्डर में ही घूमती हैं चीजें। तो मैक्सिमम जैसे ना एक सर्कल कोई भी किसी पर्टिकुलर डायमीटर का आप ले लोगे ना, तो उसमें जैसे इधर एक एक डायमीटर मैंने ऐसे मान लीजिए इधर सर्कल बनाया, ऐसे इसको सुपर इम्पोज करके 5 ऐसे 6 टोटल 6 बनते हैं, फिर एक ये 7, ठीक है, इसके नीचे एक, तो इसका पूरा एक बनता है, ऐसे होता है। जैसे सीक्रेट ज्योमेट्री में हम बात करते हैं ना, तो उसमें ऐसे सर्कल्स का रहता है। ये 6 सर्कल्स जो है ना, ये पेरिफेरी में जैसे एक बड़े सर्कल में डाले हुए हैं, ये सब एक ही डायमीटर के हैं। ऐसे ही उसी डायमीटर के एक सेंटर में सर्कल और इसके ठीक नीचे दूसरा सर्कल, तो टोटल 8 सर्कल बनते हैं। ऐसे ही इनके आधे के हम करते रहेंगे तो और एक के बीच में 8-8 बन जाएंगे टोटल। तो जैसे आई चिंग की भी डेफिनेशन आप जो आपने कभी इनका इंसिग्निया सा देखा होगा, उसमें भी ऐसे ही ये जो बीच में इधर एक अच्छा, यिन और यांग का जो बना होता है ना, जैसे ये आप अगर डार्क समझ लेते हैं, डार्क एरिया, तो ये जो छोटा सर्कल है ना, इसमें ये 64th टाइम द बिगर सर्कल, इसका साइज यही होता है। अच्छा, वो डिपिक्शन इसीलिए है क्योंकि उसमें भी वो यही गाइड करना चाहते हैं कि 64th कोई खास चीज है, आप उसको थोड़ा सा समझो अच्छी तरह से, क्योंकि हमारा ध्यान उन चीजों में नहीं है, हम इसको एक छोटी सी एक फिगर समझ के इधर ही छोड़ देते हैं। बट हमारे जो पूर्वज हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए जो छोड़ गए हैं, वो बेसिकली हमारा ध्यान किसी न किसी रूप से हमारे अस्तित्व की तरफ डालने के लिए ये सारी चीजें बता रहे हैं। और जो आपने ये बताया कि ये जो सर्कल है, अगर हम ये बनाएंगे तो ये हमेशा 8 ही बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे। 8 बनेंगे, जैसे सेम डायमीटर के 8 बने एक बड़े सर्कल में एम्बेड हो जाते हैं ना, ये मतलब एक इससे ऊपर, ज्यादा या कम नहीं बनेगा ये। हाँ, इसमें 8 ही बनेंगे और 8 के बीच में जब कंपैक्ट और करोगे तो फिर 64 हो जाते हैं। बेसिकली इसमें एक चीज आप समझ सकते हैं कि जैसे ही एक जैसे 2⁶ is 64, जैसे हम डिमेंशनल बाइनरी में अपग्रेड करते हैं तो हम सिकुड़ते हैं, अंदर से हम छोटे होते हैं, बाहर से बहुत कुछ हमने फ्रिवलस जो चीजें हैं ना निकाली हैं, तो सेक्रीफाइस इज द न्यू पावर। अगर हम ये कहें कि हम 3D में घूम रहे हैं, तो 5th D 5D जो है ये कोई बड़ी चीज नहीं है, वो छोटी होने वाली है। नहीं तो एक मिसकंसेप्शन होती है ना कि 3 और 5 तो बड़ा है 3 से, तो 5D से बड़ी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अंदर की जो चीजें है ना, हमारा सिस्टम जो अंदर है वो कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर हमारा बॉडी का कांस्टेंट, हर एक चीज की पैरामीटर्स कांस्टेंट है, बाहरी वेरिएशन है। बट सर 5th डायमेंशन कैसे छोटी हो सकती है? लेकिन मुझे तो यही लगता था कि जैसे हम जो चीजें देख पा रहे हैं, वी आर लिविंग इन 3rd डायमेंशन, तो 5th डायमेंशन तो बहुत ही ऐसी होगी, वास्ट होगी, जिसमें हम सब कुछ परसीव कर पा रहे हैं, ऐसी चीजें भी देख पा रहे हैं, जैसे कि अगर कोई भूत प्रेत है उसको भी देख पा रहे हैं, एनर्जीज देख पा रहे हैं। क्वेश्चन आपका जो बाद वाला लेटरल है, इंक्विजिटिवनेस ठीक है, लेकिन समझ थोड़ी उल्टी लग रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो आप देख पा रहे हो, कब कोई देख पाएगा? एक जो इंसान जमीन पे बैठा हुआ है या जो एक इंसान पहाड़ पे बैठा हुआ है, कौन दोनों में से क्लियरली देख पाएगा? आप मुझे ये बताइए। जो पहाड़ पे बैठा हुआ वो पूरा व्यू देख पाएगा। करेक्ट, उसके पास पूरा व्यू है। तो ऐसे ही जब हम डिमेंशनल अपग्रेड करते हैं, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो फैलाव ज्यादा हो जाता है, हम उतने सूक्ष्म हो जाते हैं। धरती नीचे है लेकिन आकाश तो ऊपर है ना, उतने हम अंदर से सूक्ष्म हो गए, तो सूक्ष्म में हम छोटे हो जाते हैं। तो जब हम सूक्ष्म हो जाएंगे तभी तो हमारा कंट्रोल बढ़ता है देखने के लिए, तभी तो हमारी क्लैरिटी बढ़ती है। इसीलिए जितनी हायर डिमेंशन है उनमें क्लैरिटी ज्यादा होती है। अभी 2 डिमेंशनल जो चीज होती है, उसको 4th डिमेंशन वाला, उसके लिए सब कुछ उसके सामने
बेयर नेकेड है, उसको कुछ भी हो, हर एक चीज उसको समझ आती है कि ये टू डिमेंशनल चीज क्या करेगी। वन डिमेंशनल आप देखिए कोई चींटी है, ये टू डिमेंशनल किसी पेज के ऊपर घूम रही है, तो थ्री डिमेंशनल हम बीइंग है, हम तो जानते हैं ना ये चींटी कहाँ जाएगी, कहाँ तक, आपको पूरा सब पता है। ऐसे हम थ्री डिमेंशनल जब फोर डिमेंशनल उसमें घूम रहे हैं, तो फिफ्थ डिमेंशनल वाला जो भी होगा बीइंग, वो हमें पूरा अच्छी तरह से जान पाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। क्या मैनूवर करना चाह रहे हैं। इसीलिए हायर डिमेंशन जो इतनी सटल हो जाती है और छोटी हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है। पावर इज इन कॉम्पैक्टिफिकेशन। ये ओके, सो जैसे आपने बताया कि 64 का जो कनेक्शन है मैथ्स के साथ इस तरीके से है ना, बाइनरी में, और जो आपने ऊपर डायग्राम दिखाई, क्या एस्ट्रोलॉजी के साथ भी इसका कोई कनेक्शन है? हाँ, उसके साथ भी पूरा है। 64th नवांशा, आप कोई भी चीज प्रिडिक्ट करनी है ना, जो मेनली आपके आता है कि क्योंकि 64th नवांशा क्या होता है, लगन से ये 8वें घर में आता है। 8वां 64th नवांशा नवांशा एक्चुअली ये एस्ट्रोलॉजिकल चीज है, क्योंकि आपने एस्ट्रोलॉजी का क्वेश्चन करा है, तो हमारे ज्योतिष भाई और जो थोड़ा नॉलेज रखते हैं उनके लिए ज्यादा है, वो समझ पाएंगे इस चीज को। क्योंकि 8th हाउस जो है ना, जिसमें 64th नवांशा आएगा, वो क्या है, हाउस ऑफ डेथ, हाउस ऑफ सडन गेन्स और लॉसेस। तो इसीलिए तो उसको 64th नवांशा के साथ में जुड़ा हुआ है। जब कभी भी ऐसे मूवमेंट भी गोचर में जो प्लैनेट्स हम देखते हैं, प्लस जो हमारे शुरू में हमें पैदा होते हुए जो हमें हमारा लग्न चार्ट में मिलते हैं, उनका दोनों का तादात्म्य देखा जाता है। जब उसमें भी 64th नवांशा का खेल देखा जाता है कि उसमें मैन्यूवरेबिलिटी में कौन सी चीज क्या बोल रही है, उसी के खेल से ही तो प्रेडिक्शंस हो रही हैं एग्जैक्ट। तो 64th नवांशा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नवांशा में ये लगन जो भी बनता है उससे चौथा घर बन जाता है। तो आप समझ सकते हैं इसका महत्व समझ। मतलब एस्ट्रोलॉजी में भी है, मैथ्स में भी है, और नेचर में अगर कोई एग्जांपल ऐसी हो जिसकी कोई कैलकुलेशन, हम 64 की कैलकुलेशन या इन नंबर्स की कैलकुलेशन हम देख सकते हैं नेचर में? इसके लिए मैं आपको थोड़ा से और अलग तरीके से लेके जाता हूं, जिसमें फिबोनाची नंबर्स, गोल्डन रेशियो और उसका कैसे नेचर में सब दिख रहा है हमें, उसकी तरफ हम थोड़ा सा तवज्जो देते हैं। जैसे ये मैंने जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये इसको मेरु प्रस्थारा भी बोलते हैं, ऑब्लिक इसको पास्कल ट्रायंगल का भी नाम दिया जाता है। और ये जो बीच में मैंने रेस मार्क के ऊपर जो नंबर बनाए हैं इनके 1 2 1 1 2 3 5 8, जैसे जैसे पीछे वाले ऐड होते जा रहे हैं, ये फिबोनाची नंबर्स हैं। सो ये सर लाइक फिबोनाची नंबर्स, मतलब मैं दर्शकों के लिए बताना चाहती हूँ कि ये लाइक मैथ्स में यूज होते हैं। ये फिबोनाची नंबर्स मैथ्स के नेचुरल नंबर्स ही हैं। अच्छा। लेकिन इनका जो नेचर के प्रति योगदान है वो बहुत खास है। जैसे अगर आप कोई भी हाइपोथेटिकल फ्लावर पकड़ लेंगे, उसकी जो पंखुड़ियां होंगी ना, इन्हीं नंबर्स के बीच में से कोई नंबर होगा। लाइक मान लीजिए जैसे आपने रोज पकड़ा, तो रोज का हो सकता है आपके पास 5 उसके पेटल्स होंगे। ऐसे कोई आपने मान लीजिए सनफ्लावर पकड़ा, हो सकता है उसमें 21 हो या 34 भी हो सकते हैं। तो इसी में पंखुड़ियां जितनी आएंगी इन्हीं नंबर्स के बीच में आएंगी, क्योंकि दिस इज रिदम ऑफ द नेचर। इसमें जैसे 22 नंबर नहीं है तो मतलब 22 नहीं होगा, 22 कभी नहीं होगा उसमें। एक पंखुड़ी टूट के गिरी हो बात अलग है, जहां कुछ ऐसा हो कि बड़े उसमें नंबर में से कोई चीज गिरी हो, और ग्रोथ के साइकिल में आप जब उसको ज्यादातर देखेंगे तो ये नंबर ही मिलेगा आपको, क्योंकि नेचर के फ्लो के बीच में से निकला हुआ है ये। इसका मैंने तो बहुत बार चेक कर लिया लाइफ में। इवन हमारे डीएनए में, डीएनए की ग्रोथ भी जो अंदर है, पूरा सेटअप पूरा इसी सीक्वेंस में आ रहा है। तो ऐसे ही ये जो मेरु प्रस्थारा जो बना हुआ है, इसको भी हम साथ ही देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आप देखोगे ना, जिसमें से ये चीज निकली है, ये कोई आम चीज नहीं है, ये भी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। और दिस इज अ होलोग्राफिक सीड ऑफ द यूनिवर्स, आई विल से दैट। तभी तो जितने हमारे मंदिर हैं उनमें आप देखोगे मेरु प्रस्थारा जो लगा हुआ है, उसके ऊपर जो कमल की पंखुड़ियां हैं वो
इन्हीं रेशो में बनी हुई हैं। और जैसे 1 2 इनका टोटल करते रहो, 4 8, ये आप उसके बाद में देखेंगे 16, तो ये इसी बाइनरी का ही पूरा का पूरा उसमें सेटअप आएगा, क्योंकि यही चीज एक फॉर्म में आपको दिखाई जा रही है कि आप इसको भी देख के शायद यूनिवर्सल सीड को समझ पाओ। तो वहां पे भी हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने हमें फिर बताने की कोशिश करी है। तो हर जगह जगह पे टेल टेल साइंस हमारे लिए छोड़ी हुई है। जैसे हम ईश्वर को एक है ढूंढने के लिए परिक्रमा करते हैं, सारी चीजें हैं, और एक दूसरे के साथ, धर्मों के साथ में बातचीत करके उसकी यूनिसन ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही इसमें भी वही चीज बताई गई है। और इन नंबर्स का कोई कनेक्शन प्लैनेट्स से कोई है कनेक्शन इसका? जैसे हाँ, एस्ट्रोलॉजी में तो है ही, तो लेकिन प्लैनेट से भी हो सकता है। प्लैनेट से भी है, क्योंकि ये जो मैंने नीचे बनाया हुआ है ना, इसमें पिसानो पीरियड्स हैं, जो फिबोनाची नंबर्स को जब हम इसका मॉड करते हैं, बेसिकली जो सिंगल डिजिट पे जब लेके आते हैं, तो आप देखेंगे ना 81 जो पिसानो टेबल है इसका फिबोनाची नंबर्स का, क्योंकि हर एक को हम एक सर्कल में डाल देते हैं, तो उसमें 216 नंबर बनेंगे। जब 216 नंबर के जो हम उसके डिटेल्स में देखेंगे, तो उसको अगर हमने उसको 8 डिफरेंट लाइंस में उसको हम रोज कॉलम्स में अगर हमने रख दिया, तो आप देखेंगे कि उसके जो, क्योंकि हर एक नक्षत्र के ना 4 पद होते हैं, टोटल 27 नक्षत्र होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और हर पद जो होता है ना उसका बेसिकली 1/4 हिस्सा जो होता है, उसके साथ में नंबर यही एसोसिएट होते हैं। जैसे फर्स्ट पद के साथ 174, सेकंड के साथ 285, थर्ड के साथ 582 और फोर्थ के साथ 471। तो इसमें भी आप देखोगे कि 369 जो है गायब है। 369 नहीं है इसमें? इसमें नहीं है। ऐसा क्यों? 369 एक हायर रिदम है, जो कि अगर प्लैनेट्स में देखो तो आप उसमें मरकरी, सैटर्न और जुपिटर, इन तीनों का उस रिदम के साथ नाता है। क्योंकि इनके अगर नंबर जोड़ोगे ना आप, जैसे सैटर्न 10th और 11th हाउस के माने जाते हैं लॉर्ड, तो उसमें टोटल 21 बन जाता है, 2 1 is 3। ऐसे ही 9 और 12 21 बन जाता है जुपिटर के केस में, विच इज अगेन 21 is 3। और ऐसे ही मरकरी 3 और 6 के लॉर्ड माने जाते हैं राशि में। तो इस तरह से हमें ये भी पता चलता है कि हायर वाइब्रेशन में जाने के लिए कैसे हमने 369 की वाइब्रेशन को भी पकड़ना है, क्योंकि ये जो तीनों चीजें हैं मन के ऊपर की यात्रा है। एक मन के नीचे की यात्रा, एक मन के ऊपर की यात्रा है। तो मन के जो नीचे की जो यात्रा है उसमें हमारे बाहर की इंद्रियां और 5 इमोशंस, उनका आंसर इस पे है। और उसके ऊपर वाली जो चीज है उसका आंसर जो तीनों बाकी प्लैनेट्स हैं उसके साथ में, उस रिदम में हमें मिलता है। So 369 एक बहुत एक्साइटिंग नंबर है व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप 369 के भी के बारे में भी और थोड़ा सा बता दें कि क्या इसका इम्पोर्टेंस रहता है। इसके ऊपर निकोला टेस्ला ने भी बहुत कुछ लिख रखा है, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। बेसिकली ये एक रिदम है, और मैं समझता हूं ये जो हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है, जो हमें बाहर दिख रहा है, एक बड़ी रिदम है जो हमारे में से भी गूंजती है, किसी प्लांट से भी गूंजती है, किसी एनिमल से भी गूंजती है, किसी बड़े झरने से भी गूंजती है, और बाहर उसका प्रगटावा, वही प्रकट हो रही है चीज। और जैसे ही हम गहराई में उसको समझते हैं कि हम कैसे अपने आप को बाहर व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो हूं, जो मुझे कोई बाहर वाला समझता है, वो मेरा करैक्टर समझ रहा है, क्योंकि मैं जिधर जिधर अपने आप को जोड़ के रखा हुआ, मैं गाड़ी के साथ जोड़ रखा है, पैसे के साथ जोड़ रखा है, या किसी रिश्तेदार के साथ जोड़ रखा है, या किसी पर्टिकुलर चीज के साथ जोड़ रखा है, तो आप कोई भी बाहर वाला जो मुझे व्यू करेगा उसी चीज से व्यू करेगा, क्योंकि उसमें मेरा करैक्टर छुपा हुआ है। तो वहीं से हमारी वाइब जो है अंदर से बाहर आ रही है।
जो कैरेक्टर मैं अंदर से हूं, जो वो तो मैं अच्छी तरह से भली भांति जानता हूं, वही तो चीज बाहर दिख रही है। तो जो बाहर से देख रहा है, अगर वो मैं कहां कहां पे अपनी एनर्जी लगा के बैठा हुआ हूं, तो मुझे समझ लेगा। यही तो अपने आप को भी जानने का तरीका है। इससे उल्टा कर दो आप, तो अपने आप को खुद को जान लेंगे। यही एक रिदम से अपने आप को जानने का एक हमारी तरफ संकेत है, हमारे पूर्वजों की तरफ से। 16 अन्य सच्ची बात। सो 16 अन्य सच्ची बात में जो सबसे हमें अहम जो नंबर मिला वो है 64। तो आपने कहा आदि से अंत तक, राइट? तो ये अनंत इनफाइनाइट से कैसे कनेक्ट करता है 64? आजकल आपने क्वांटम कंप्यूटिंग का सुना काफी ना। यहाँ पे जैसे देखिए, ये जो एक पास्कल ट्रायंगल बना हुआ है ना, इसमें जैसे ये 6 रो है, मैंने इसकी एग्जांपल ली है। ये आप देखो, इसी को इधर नीचे करा है। मान लीजिए आपके पास 6 कॉइन है, आप चाहते हो उसमें सिर्फ एक हेड हो, 6 टेल्स हो। उसे कितने तरीके हो सकते हैं? एक। आंसर मिल गया हमें। अगर आपके पास ये प्रोबेबिलिटी इसमें आपने निकाली है? ये प्रोबेबिलिटी है, यस। कि अगर मैं एक सिक्के को उछालूं, 6 सिक्के हैं। ओके। 6 सिक्कों में से अगर आप एक 0 हेड चाहते हो, 6 बार टेल चाहते हो, तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन होगा उसमें। अच्छा। अगर आप ये कहते हो कि उसमें एक हेड हो और 5 टेल हो, तो उसमें कितने कॉम्बिनेशन है? 6। ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड है। यही चीजें जो क्वांटम कंप्यूटिंग में है ना, कंप्यूटर में फीड कर दी गई है। तो जो हमने 0-1 की लैंग्वेज थी ना, उसको हमने ग्रेजुएट करके ये वाली लैंग्वेज भर दी उसमें अभी। तो इसमें क्या होता है कि एक आप कॉइन फेंकते हो, जिसमें कि आपको पता नीचे गिर के उसने 0-1 बनना है, हेड बनेगा या टेल बनेगा। पर अभी आप क्या स्पेसिफिकेशंस में पहुंच गए हो कि उसकी स्पेसिफिक रिजल्ट क्या आने वाले हैं। जैसे वो हवा में होता है ना, तो हवा में आप प्रिडिक्ट कर पाओगे इसके मैक्सिमम इतने ही हेड निकल सकते हैं। इतने में हमने 6 फेंके हैं, तो 6 में इतने हेड बनेंगे इसके, इतने इसके टेल बनेंगे। तभी तो आज हम जब बात करते हैं तो टेलीपोर्टेबिलिटी, क्वांटम एंटेंगलमेंट, उस तरह की बातें करनी शुरू करी हैं, क्योंकि यहीं से उसका लिंक है। इस यूनिवर्सल रिदम से ही वो निकल के आगे बढ़े हैं। लाइक टेलीपोर्टेबिलिटी का लिंक कैसे है इसके साथ? टेलीपोर्टेबिलिटी, क्योंकि टेलीपोर्टेबिलिटी में क्या हो रहा है कि हम एक चीज को दूसरी जगह पे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो रिदम जो है, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं जो अंदर से हूं छोटा, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे करेक्टर के रूप में बाहर आ रही है। वही चीज जो है आप दूसरे रूप से एक सिग्नल के रूप में भेज रहे हो। मुझे आपने पूरे के पूरे एज जो फिजिकल फॉर्म है मेरी, इसी को टेलीपोर्ट कर दिया। ठीक है, दूसरी जगह पे भेज दिया। सर, ये काफी ज्यादा मतलब जो आपने बताया बहुत ही डीप नॉलेज है, और बेसिकली एक मैथ स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से बहुत समझ सकता है। तो क्या इसके बारे में 16 या 64, 16 अन्य, इसके बारे में ग्रंथों में भी कुछ मेंशन है इसका? हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं जो ग्रंथों से ही निकली हैं। और जैसे हिंदू धर्म में ये जो श्री यंत्र है, श्री यंत्र में तो ये बहुत बखूबी से मिलता है। उसमें तो आप देखेंगे कि श्री यंत्री तो है ये जो मेरु प्रस्थार है, ये श्री यंत्री है। इसी को ग्राउंड पे श्री यंत्र का रूप दिया हुआ है। और दूसरा आप देखोगे, एक 64 योगिनी देवियों के मंदिर बने हुए हैं। हाँ। वो जो 64 योगिनी है ना, वो बेसिकली शक्तियां हैं, वो भी इसी के साथ लिंक्ड हैं जब हम उनको समझते हैं। और तभी तो कहते हैं कि आप देखो 64 योगिनी जो मंदिर होते हैं ना, वो जैसे सर्कुलर उसमें बनाए होते हैं, देवियां बनाई होती हैं, बीच में थोड़ी जगह खाली होती है जो आसमान को, खुले आसमान को देखती है। उसके बाद में ब्रह्मा जी का बीच में मंदिर होता है। तो कहने का मतलब यही है कि आप सारी एनर्जियों को मिला दो, अनंत की यात्रा करते हुए आप एक में मिल जाओ। यहाँ पे भी मैसेज है। और ऐसे ही जो तीसरी चीज मैंने जो ऑब्जर्व करी है, वो है कि हम अपने भगवान को भी बोलते हैं इतने कला संपूर्ण, है ना। श्री कृष्ण जी हम कहते हैं कि
64 कला संपूर्ण, है ना। तो वो जो 64 कला आई है उसमें भी यही 64 है। इसमें आप कला देख लेंगे तो संपूर्णता की तरफ आप अपने आप को महसूस करोगे। तो वो जो एक इसमें जो ओवरऑल एक रिदम घूम रही है 64 की, आई थिंक ये 16 आने सच्ची बात, जितनी मैंने इसमें मिठास देखी, जितना मैंने इसको अपने जहन में उतारने पे अपने आप में खुशी पाई कि हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी बात कह दी। छोटे से मुहावरे में हमें तो पूरी की पूरी कायनात का एक सीड डाल दिया। बहुत बड़ी बात है। जिसने भी ये बनाया उस समय, मेरा तो दंडवत प्रणाम। सो मतलब एक जो पर्टिकुलर बात है कि जो 64 नंबर के थ्रू बोल रहे हैं, मैथ्स हो गया या स्पिरिचुअलिटी या लाइक आपने बताया कि ग्रंथों में भी इसका मेंशन है, नेचर में भी, हर चीज के साथ हम इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं और एक ही मैसेज बहुत ही अलग अलग तरीके से बोला हुआ है। तो क्या इसका मतलब सॉरी इसका कनेक्शन क्या आर्ट में भी हम देखने को मिल सकता है हमें? हाँ, क्योंकि एक ही आर्ट ही बचा है। करेक्ट। ये आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखो, इसमें जो सुर की बात चलती है, 7 सुर होते हैं ना, हम कहते हैं 7 सुर होते हैं, 8वां सुर क्यों नहीं होता? हाँ, ये देखो, ये आप देखोगे ना, यहाँ पे इसी सीरीज में देखो आप 2⁻0 to 2⁻6, ये जो 7 है ना 64 पे खत्म होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 से 1 पे पहुंच गए, ठीक है, 0 बीच में लगता है शुरू में, तो टोटल जो है 7 सुर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद रेपिटेशन शुरू हो जाती है, फिर 1 आ गया, पहला शुरू सारे गामा जब शुरू करोगे ना, सारे गामा पादा नी सा, फिर सा आ गया 8वें पे, तो वो रेपिटेशन शुरू हो जाती है। इसी से ही हमारे के सारे सुर जुड़े हुए हैं। तो जब वो कैलिब्रेशन चलती है ना इंस्ट्रूमेंट्स की, चाहे गिटार हो, चाहे हारमोनियम हो, कुछ भी हो, वो सारी कैलिब्रेशन उनकी एक फ्रीक्वेंसी बन जाती है जो इन्हीं के प्रोपोर्शनल होती है, और उन्हीं से ही उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उस पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया जाता है। पर इसीलिए सुर इसके साथ ही रहते हैं। तो आर्ट फॉर्म के साथ भी 64 का बहुत गहरा नाता है। सो हमें आज पता चला कि 64 जो नंबर है, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी जो हमारे जो पूर्वज थे जो बातें बोलते थे कि 16 आने सच्ची बात, वो उन्होंने वैसे ही नहीं बोली, उसके पीछे बहुत ही डीप मीनिंग था। और सर मैं चाहती हूँ कि इतनी सारी हमने बातें की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका फाइनल मैसेज ऑडियंस तक पहुंचे। इस मुहावरे के जरिए मैं अभी दर्शकों को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हम सब अपने अंतरात्मा को जाने, हम अस्तित्व को जाने, हमारे खुद के रिदम को जाने। जैसे अलग अलग फूल इस जहां में अलग अलग महक बिखेरते हैं और सबका अपना इंडिपेंडेंट वजूद है, और हम सब फूलों को बहुत लाइक करते हैं। ऐसे ही हम अपनी एक इंडिविजुअल लेवल पे जो महक है इस संसार में पैदा करें और उसी को छोड़ें। यही एक जीवन है और यही जीवन जीने की एक कला भी। और जितना जल्दी हम अपनी महक को पहचान पाएं किसी भी रूप में, ये तो एक जरिया आज हमने 16 ने सच्ची बात जो पूर्वजों ने हमें दिया, उसके जरिए सोचा है। आपके पास कुछ और भी तरीके होंगे, जितना भी हम आसपास से किसी भी रूप से इन तथ्यों को समझ पाए और उस महक तक अपनी जो खुद की है वहां तक पहुंच पाए और इस समाज को दें, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और आप अपने आप को उस तरंग में गाएं और इस समाज को, इस संसार को और बेइंतहा खूबसूरत बनाएं। धन्यवाद। सो आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के बाद आपको भी अपनी रिदम मिलेगी, यानी कि लह मिल जाएगी। आज बहुत अच्छा लगा ये पॉडकास्ट करके, क्योंकि इतनी डीप कॉन्वर्सेशन, इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली। और ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन देखने के लिए प्लीज कीप वॉचिंग आवर चैनल अनपजलिंग आवर लाइफ, और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। जय साई राम।